गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, राम राम। बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग के नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और नए टॉपिक में देखा जाए जो हमारा नया टॉपिक होगा वो क्या होगा। तो जो नया टॉपिक होगा वो इस तरीके से होगा कि फाइंडिंग मिसिंग टर्म्स, लुप्त पदों की संख्या निकालना होगा। फाइंडिंग मिसिंग टर्म, फाइंडिंग मिसिंग टर्म्स, फाइंडिंग मिसिंग टर्म्स जिसको हम लोग लुप्त पदों की संख्या कहते हैं। लुप्त पदों की संख्या, लुप्त पदों की संख्या कहा जाता है। आइए देखा जाए इस टॉपिक में क्या है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों कि लुप्त पदों की संख्या क्या होता है, कई सारे डायग्राम्स बने होते हैं। उन डायग्रामों में कुछ संख्याएं भरी होती हैं। एकाध स्थान ऐसा होता है जहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, खाली स्थान होता है, और आपसे ये पूछा जाता है कि उस खाली स्थान पर कौन सी संख्या होगी, अर्थात उस लुप्त स्थान पे हमें संख्या निकालना होता है। तो आइए देखा जाए, इसमें कुछ अलग अलग डायग्राम्स बन के आते हैं। जैसे अगर हम केस 1 की बात करें तो केस 1 में इस तरीके का बना होता है, यानी आपको ऐसा डायग्राम बना होगा, ऐसा डायग्राम बना होगा इस तरीके से, और यहां पर मान लीजिए लिखा हो कि 2 हो, यहां 3 हो, यहां 5 हो, यहां पर लिख दिया जाए 3 है, 4 है, 2 है, और यहां पर देखा जाए 13 है, 25 है, और आगे क्वेश्चन मार्क। अब आपने देखा कि इस तरीके के एक बॉक्स बने होंगे और बॉक्स के अंदर सारी संख्याएं इस तरीके से व्यवस्थित होती है, और एक जगह ऐसा होता है जहां पर आपसे पूछा जाता है कि इस लुप्त या इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें निकालना है। तो आइए देखा जाए, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आते हैं, यानी अगर मैट्रिसेस के फॉर्म में अगर कभी भी दोस्तों क्वेश्चन होते हैं तो हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि इसको करने के कैसे हम करते हैं। तो या तो ये रो बेसिस हल होता है, या तो इसको हम कॉलम बेसिस हल कर सकते हैं। जैसे इसको आप जानते हैं कि इसको हम रो कहते हैं, और इसको आपको पता है कि कॉलम कहते हैं। कॉलम को हिंदी में हम लोग स्तंभ बोलते हैं, और रो को हिंदी में देखा जाए तो पंक्ति बोलते हैं। तो या तो हम पंक्ति के बेसिस पे हल कर सकते हैं, या फिर हम रो के बेसिस पे हल करेंगे। अगर देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरीके से प्रश्न दिया जाए, अगर इस तरीके से प्रश्न दिया जाए तो आप देख रहे हैं कि इसमें रो ज्यादा है कि कॉलम ज्यादा है, तो यहां पर दोस्तों देख रहे हैं कि कॉलम ज्यादा है। अगर कॉलम ज्यादा है तो कॉलम के बेसिस पे करेगा। इसी प्रकार से अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बना दिया जाए, अगर इस तरीके से बना दिया जाए तो आपने देखा कि इसमें रो ज्यादा है, तो अगर कॉलम ज्यादा होता है तो कॉलम बेसिस करेगा, अगर रो ज्यादा होता है तो रो बेसिस करेगा। एक तरीका यह है पहचानने का, मतलब इसको पहचानने का एक तरीका मैंने ये बताया कि अगर कॉलम ज्यादा है तो कॉलम बेसिस हल करेगा, और यदि रो ज्यादा है बच्चों तो रो बेसिस हल करेगा। यदि रो और कॉलम दोनों बराबर हो, जैसे यहां देख रहे हैं, यहां आपने देखा कि 3 ही कॉलम हैं और 3 ही रो हैं, तो अगर रो और कॉलम बराबर होता है बच्चों तो हम संख्या को देखते हैं कि बड़ी संख्या किधर है। हम ये देखते हैं कि बड़ी संख्या किधर है, रो में बड़ी संख्या है कि कॉलम में है। तो आपने देखा कि कॉलम में नहीं, रो में बड़ी संख्या दिख रही है, रो में। अब जब ये रो में बड़ी संख्या दिख रही है तो ये कंफर्म दिमाग में सेट कर लीजिए कि इसे रो बेसिस हल किया गया है। इससे क्या किया गया है, रो बेसिस हल किया गया है। किसी भी तरीके से इन दोनों को हल करिए और तीसरे के बराबर लाइए। कुछ भी आप लगा सकते हैं, कोई भी नियम जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, वर्ग सकते हैं, जो भी करना हो करिए, लेकिन इन दोनों रो को हल करके हमें तीसरे के बराबर लाना है। मैंने आपसे बताया अभी 2 तरीका,
पहला ये बताया कि अगर रो ज्यादा है मित्रों तो रो बेसिस करेंगे, कॉलम ज्यादा है तो कॉलम बेसिस करेंगे। दूसरा ये बताया कि अगर रो और कॉलम बराबर है तो बड़ी संख्या देखते हैं कि रो में है कि कॉलम में है, अगर कॉलम में है तो कॉलम बेसिस करेंगे, रो में है तो रो बेसिस करेंगे। अब आपने देखा कि इसमें कॉलम में बड़ी नहीं है, रो में यहां पर बड़ी संख्या दिख रही थी, और जब रो में बड़ी संख्या दिख रही थी तो यानी हमें रो बेसिस हल करना है। तो हमें इन दोनों रो को हल करके तीसरे के बराबर लाना है। तो देखिए इसमें क्या किया गया था, यहां पर यह किया है कि R1 प्लस R2 का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया तो R3 आ गया। यहां पर यही किया है बच्चा। तो आपने देखा कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर करके R3 के बराबर लाया गया। अब आप देख रहे हैं कि R1 में यानी 2 है तो 2 का स्क्वायर हुआ, प्लस यहां पर क्या होगा 3 का स्क्वायर हुआ, और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 कितना हो गया 13 हो गया। ऐसे ही देखा जाए तो 3 का स्क्वायर किया है, फिर यहां पर 4 का स्क्वायर किया है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 16 और 9 देखते हैं तो कितना होता है बच्चा 25 होता है। आगे देखा जाए तो सेम हमें यहां और करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 25 और 4 को जोड़ देते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा 29 होना चाहिए। यानी आपने देखा कि इस जगह कौन सी संख्या होनी चाहिए, तो 29 यहां पर सही आंसर होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस पे। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आपने देखा कि मैंने कहा कि रो ज्यादा था तो रो बेसिस, कॉलम ज्यादा था तो कॉलम बेसिस, और अगर दोनों बराबर होते हैं तो हम बड़ी संख्या को देखते हैं। और आपने इस प्रश्न में देखा कि रो और कॉलम बराबर थे, और जब बराबर थे तो हमने देखा कि बड़ी संख्या रो में दिख रही थी, इसलिए इन दोनों रो को हल किया तो तीसरे के बराबर लाया। तो यानी R1 प्लस R2 का R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर कर दिया तो हमें R3 मिल रहा था, जो हमने यहां पर देख लिया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये दिया हुआ है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो इस तरीके से दिया हुआ है। यहां पर देखा जाए, यहां है 2 है, 3 है, 5 है, यहां पर देखा जाए तो 4 है, 2 है, 1 है, यहां देखते हैं तो 6 है, 8 है, और यहां देखा जाए तो 9 है। आगे यहां देखा जाए 36 है, 40 है, और आगे निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि दोस्तों इस तरीके से इसको हल करना है। एक स्थान यहां खाली है, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह बना है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे निकालना है कि कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें रो कितने हैं, तो 4 रो हैं। कॉलम कितने हैं बच्चों, तो 3 कॉलम है। मैंने अभी बताया था कि कॉलम अगर ज्यादा होता है तो कॉलम बेसिस करेंगे। तो आपने देखा कि कॉलम चूंकि 4 दिख रहे हैं आपको, और रो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिख रहा था, इसलिए रो बेसिस किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि तीनों रो में, अगर हम चारों रो में बात करें तो बड़ी संख्या नीचे दिख रही थी, अर्थात इन तीनों को किसी भी तरीके से हल करिए नीचे वाला आना चाहिए। यह हमारे दिमाग में होना चाहिए कि स्टार्टिंग के तीनों रो को किसी भी तरीके से सॉल्व करने पे हमें लास्ट वाला रो मिलना चाहिए। अब आपको यहां पर सोचना है कि क्या कर सकते हैं इन तीनों के बीच में कि हमें 36 मिल जाए। तो फिलहाल दोस्तों यहां पर यह किया गया था कि आप देख रहे हैं कि यहां पर यह किया था कि R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ा और R3 से गुणा कर दिया, तो आपने देखा कि यहां पर R4 आ गया। यानी ये प्रोसीजर यहां पर लगाया है। अगर हम देखें तो यहां पर क्या कर रहा है कि 2 प्लस 4, 4 2 6 हुआ, और 6 में हमने 6 से गुणा किया तो कितना हो गया बच्चा 36 हो गया। ऐसे ही आगे देखा जाए तो यहां पर 3 है, प्लस 2 है,
5 हो गया, और अगर 5 में 8 से गुणा करते हैं तो 8 पंच 40 हो जाएगा। और आगे देखा जाए तो आपने देखा कि यहाँ पर 5 है प्लस 1 है, 5 और 1 6 हुआ, और 6 में 9 से गुणा करते हैं, 9 छाका 54 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 54 अर्थात 54 हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने किया। भाई हमने आपको तरीका बताया कि कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं, समझते हैं, पकड़ते हैं। तो आपने देखा कि दोनों रो को हमने जोड़ा, पहले दूसरे को, दोनों जोड़ने पर जो आया उसको हम तीसरे वाले से गुणा कर देते हैं, तो लास्ट वाला रो अर्थात चौथा रो मिल गया। 2 4 था, 2 4 6 हुआ, 6 में 6 से गुणा किया 36 आया, 3 2 5 है, 5 में 8 से गुणा किया 40 आया। ऐसे ही 5 और 1 6 होगा, 6 में 9 से गुणा करते हैं, 9 छक्का 54, मीन्स आंसर जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया है। अब यहां देखा जाए आइए देखा जाए बच्चों, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन दिया, और अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहां पर रो और कॉलम दोनों बराबर है बच्चों, रो भी और कॉलम भी दोनों आप देख रहे हैं कि बराबर ही है। जब रो और कॉलम की संख्या यहां आप बराबर देख रहे हैं, रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या है, बराबर है, तो जब यहां बराबर होता है बच्चों, तो बराबर होने पे आपने देखा कि हमें किसी भी तरीके से ये सर्च करना है। हमने आपसे बताया कि जब रो और कॉलम बराबर होता है तो हम बड़ी संख्या को देखते हैं कि रो में है कि कॉलम में। अगर हम सबसे बड़ी संख्या देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या यहां दिख रही है, देख रहे हैं कि बड़ी संख्या, देखिए इसमें भी सबसे बड़ी ये है, इसमें भी सबसे बड़ा ये है। तो बड़ी संख्या हमको कहां दिख रही है, तो कहां दिख रही है, कॉलम में दिख रही है। और जब बड़ी संख्या यहां दिख रही है बच्चों, तो हमें किसी भी तरीके से इन दोनों को हल करके ये वैल्यू लाना है। किसी भी तरीके से इन दोनों को हल करेंगे, और हल करने पे हमें बीच वाली वैल्यू चाहिए। तो अगर आप देख रहे हो इसमें क्या किया है, तो आप देख सकते हैं इसको ये किया कि 2 और 1 3, दोनों को जोड़ा तो पहले स्थान पे लिखा, और इन दोनों को आपस में जोड़ा तो यहां लिख दिया। 2 और 1 3 हुआ, 4 2 6 हुआ। ऐसे 2 और 3 को जोड़ते हैं, 3 2 5 होगा, और 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 होगा। ऐसे यहां भी करिए, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यानी आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा, 57 होना चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो आपने देखा कि 2 और 1 3 हुआ, 4 2 6 हुआ, 2 3 5 हुआ, 5 3 8 हुआ, 3 2 5 हुआ, और आपने देखा कि 4 3 7 होगा, और 7 आपका जो आंसर निकल कर आया, आंसर आपने देखा कि क्या हो गया, 57 हो गया। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो इस तरीके से दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया जा रहा है।
आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन लिखा गया। अब जब आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है तो पहली बात दिमाग में आप सभी लोग सेट कर लीजिए। क्या सेट करना है? हमने आपसे तरीका बताया है पहचानने का कि किस तरीके से आप इसको पहचानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखा जाए कि रो ज्यादा है कि कॉलम ज्यादा है। तो आपने देखा कि रो यहां देखा जाए तो सिर्फ 3 रो हैं और कॉलम देखा जाए तो 1 2 3 4 कॉलम है। तो यानी कॉलम ज्यादा है तो दिमाग में तुरंत ये बात जाना चाहिए कि इसे कॉलम बेसिस हल किया जाएगा। रो ज्यादा होता तो रो बेसिस, परंतु यहां कॉलम ज्यादा है इसलिए इसको हम कॉलम बेसिस करेंगे। अब हम कॉलम में देखते हैं कि बड़ी संख्या किधर, रो ज्यादा है तो रो बेसिस करेंगे, लेकिन देखेंगे किस रो में बड़ी संख्या है। तो यहां देखा जाए तो इन चारों में सबसे ज्यादा इस रो में बड़ी संख्या है। यानी हमें इन तीनों को किसी भी तरीके से बच्चों हल करके चौथे रो के बराबर लाना है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में फिलहाल ये कह रहा है कि R1 इंटू R2 इंटू R3 इज इक्वल टू R4 होगा। यानी यहां पर ये सिस्टम यूज किया गया है। R1 इंटू R2 इंटू R3 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? R4 होगा। अब आपने देखा कि R1 कितना है? 2 है। R2 कितना है? 8 है। और R3 कितना है? 6 है। अब आइए देखा जाए तो आपने देखा कि तीनों का गुणा करने पे 8 दूना 16, 16 छक्का कितना होता है? 96, इसलिए यहां 96 हो गया। ऐसे ही आगे देखा जाए तो 4 दूना 8 होता है और 8 पंच कितने होते हैं? 4 दूना 8 और 8 पंच कितने होते हैं? 40। यहाँ बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 40 होना चाहिए था, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं 40। यानी आपने देखा कि यहाँ क्या हो गया? 40 हो गया। 4 दूना 8 और 8 पंच कितने होते हैं? 40। ऐसे ही नेक्स्ट का करना है तो यहाँ पर 6 इंटू 3 इंटू 8 होगा। 6 3 कितना होता है? 18, 18 80। तो अब यहां पर 18 आप देख रहे हैं कि हम कर सकते हैं, जैसे आपने देखा कि 8 3 24 है और अगर हम 24 में क्या करें? 6 से गुणा करें तो 6 चौक कितना होता है? 6 चौक 24 होता है। 6 दूना 12 और 2 14, यानी जो आंसर होता है वो कितना होगा? 144 होगा। 6 त्रिक 18, 18 अट्ठी 144 होगा। इसलिए जो आंसर होगा बच्चों वो आंसर 144 हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल यही समझना है। क्या समझना है? मैंने आपको तरीका बताया कि कभी भी अगर मैट्रिसेस के फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, इस तरीके से डायग्राम का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो दिमाग में हमेशा सेट करिए कि अगर रो ज्यादा है बच्चों तो रो बेसिस, कॉलम ज्यादा है तो कॉलम बेसिस। अगर दोनों बराबर होते हैं तो हम बड़ी संख्या देखते हैं कि रो में है कि कॉलम में है। अगर कॉलम में है तो कॉलम बेसिस करेंगे और अगर रो में है तो उसे रो बेसिस करते हैं। आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें बच्चों तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो इस तरीके से दिया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया है। अगला जो है वो इस तरीके से दिया है। अब आपने देखा कि यहां पर दे दिया जाए चलिए, आपने देखा कि अगर इस तरीके से प्रश्न बने हो तो हम किस तरीके से करते हैं।
अब आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं कि क्या करना है। सबसे पहला काम यही करना है बच्चों की रो देखना है कि रो ज्यादा है कि कॉलम ज्यादा है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं ना ही रो ज्यादा है ना ही कॉलम ज्यादा है, रो और कॉलम की संख्या बराबर है। रो और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है। तो जब रो और कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है, ठीक है, आपने देखा कि ना तो रो ज्यादा था ना ही कॉलम ज्यादा था, तो रो और कॉलम की संख्या बराबर है। और जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या देखते हैं कि रो में ज्यादा है कि कॉलम में। अगर देखा जाए तो यहां पर देख रहे हैं, इस तरीके से देखा जाए तो बच्चों रो में नहीं कॉलम वाले में, इस कॉलम में सबसे बड़ी संख्या दिख रही। जैसे इसके और इसकी तुलना में इस कॉलम में आप देख रहे हैं कि बीच वाले कॉलम में बड़ी संख्या दिख रही है। तो जब बीच वाले कॉलम में बड़ी संख्या दिख रही, तुरंत समझिए कि इसको और इसको दोनों को हल करके इसके बराबर हमें लाना है। अब हमें C1 और देख रहे हैं कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को हल करके बीच वाली संख्या को लाना था। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या किया है, तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि 4 में 2 से गुणा किया 4 दूना 8, 3 में 2 से गुणा किया 3 दूना 6, ऐसे ही 3 में 2 से गुणा किया 3 दूना 6 हुआ, और 5 में 1 से गुणा किया 5 एकन्नम 5 हुआ। ऐसे ही बच्चों हम यहां करें तो 4 दूना कितना होता है, 8 होगा, और 3 में 3 से गुणा करते हैं 3 त्रिका 9 होगा। इसलिए जो हमारा आंसर आया वो आंसर आपने देखा क्या होगा कि 89 होना चाहिए। तो आप सभी लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो आंसर क्या हो गया, 89 होगा। तो इस तरीके से कभी भी कोई क्वेश्चन होगा अगर मैट्रिसेस के फॉर्म में है तो बिल्कुल यही कंसेप्ट आपको करना है, ठीक है। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये देखा जाए, हमारा जो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस तरीके से दे दिया जाए आपको, और यहां पर दे दिया जाए कि 4 है, यहां पर 8 है, 12 है, यहाँ 2, 2 के बाद यहाँ पर है 2 है, 4 है, 4 के बाद 3 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर देखा जाए तो 10 है, फिर यहाँ पर देखा जाए तो 12 है, और यहाँ पर निकालना। अब आपने देखा कि इस तरीके से आपको दिया गया, इस तरीके से दिया है बच्चों, और आपको निकालना है कि इस जो लुप्त पद है इस लुप्त पद के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, ये हमें निकालना। तो आइए हम लोग देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको कि मैं आपसे बार बार ये कहता चला आ रहा हूं कि इसका पहचानने का तरीका है, रो और कॉलम के बेसिस पे इसको पहचाना जाता है। अगर रो ज्यादा है तो रो के आधार पे, कॉलम ज्यादा है तो कॉलम के आधार पे, और अगर रो कॉलम बराबर होते थे तो हम संख्या के आधार पे पहचानते थे। तो अब अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 पंक्ति 4 हैं, लेकिन देखा जाए तो स्तंभ कितने हैं, तो केवल 3 ही स्तंभ हैं। यानी आपने देखा कि स्तंभों की संख्या केवल और केवल कितनी है, 3 है, जबकि पंक्ति 4 है। तो जब रो ज्यादा है तो इसको रो बेसिस किया जाएगा। अब रो बेसिस कहने का मतलब यह है कि देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या इस रो में दिख रही है, अर्थात इन तीनों को किसी भी तरीके से हल करें कि ये आना चाहिए। इन तीनों को किसी भी तरीके से हल करके ये आना चाहिए। तो देखिए बच्चों इसमें किया क्या क्या है, इसमें यह किया गया है कि R1 डिवाइडेड बाई R2, R1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू R3 इज इक्वल टू R4 हो गया। यानी आपने देखा कि वहां पर यह सिस्टम चल रहा है। तो ये देखा जाए कि 4 है, 4 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं 2 बार जाता है, इंटू 2 करेंगे तो आपने देखा कि अगर देखा जाए तो यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे। आपने देखा कि R3 की जगह क्या है, 5 है,
तो आपने देखा कि 2 गुणते 5 बराबर कितना हो गया 10। ऐसे यहां पर देखा जाए तो 8 है, 8 को डिवाइड करना है 4 से, तो आपने देखा कि 2 हुआ और यहां पर 6 से गुणा कर दिया तो 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया। ऐसे यहां करना है 12 को डिवाइड करना है 3 से, 4 बार जाएगा और इंटू करना है 4 से, तो 4 चौक कितना होता है 16। तो जो आंसर होगा बच्चों क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो आंसर निकल कर आया वो आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। जैसे आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है वो इस तरीके से दे दिया जाए। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों इस तरीके से दे दिया जाए कि आपको यहां पर देखा जाए तो एक इस तरीके से डायग्राम बना ले और यहां पर ऐसे कर ले, इस तरीके से ऐसे कर ले, और इस तरीके से देखा जाए तो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है 2 है, फिर यहां देखा जाए तो यहां 6 है, फिर यहां देखा जाए 15 है, और यहां देखा जाए तो 31, और यहां आपसे पूछ लिया जाए कि क्या होगा। तो आपने देखा कि जो डायग्राम्स हैं कुछ इस तरीके से हो गए हैं। अब आइए इन डायग्रामों को हमें हल करके आंसर निकालना है। देखिए किस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखा जाए बच्चों किस तरीके से इसको हम सेट कर सकते हैं। तो देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो ये सामने से हल होता है या फिर इस तरीके के चलते हैं एक एक करके। इसको हल करने के 2 तरीके हैं, या तो ये सामने से हल होगा इस तरीके से या फिर एक एक करके चलता है। जैसे अगर हम यहां देखें बच्चों तो यहां से लेकर यहां तक के बीच का अंतर कितना है 1 का है। यहां देखा जाए तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितने का है 4 का है। फिर यहां देखा जाए तो इन दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो कितना का है, तो यहां पर देखा जाए तो 9 का है। फिर आगे देखा जाए तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, तो 16 का है। अगर आप सभी लोग समझ रहे हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां क्या हो सकता है, तो यहां पर 4 का स्क्वायर हो सकता है। अब आपने देखा कि यहां आगे देखा जाए तो 16 के आगे यहां पर 5 का स्क्वायर होना चाहिए, अर्थात 25 जुड़ना चाहिए। तो हम 25 को जोड़ देते हैं, तो आपने देखा कि 5 और 1 कितना होता है 6, 5 और 1 6 होता है, और यहाँ पर 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। तो जो हमारा आंसर होगा बच्चों कितना होगा 56 हो जाएगा। तो यानी इसको हल करने के 2 तरीके हैं, या तो ये सामने से हल होता है बच्चों या फिर इस तरीके से एक एक करके होता है। तो आपने देखा कि 1 में इन दोनों के बीच का अंतर 1 था, इन दोनों के बीच का अंतर 4 था, इन दोनों के बीच का अंतर 9 था, और इन दोनों के बीच का अंतर 16 था। तो आगे का निकालना था, तो इसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25 जोड़ना था। तो 31 में अगर हम 25 जोड़ देते हैं 56 होगा। तो यानी जो आंसर आएगा वो आंसर 56 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे बढ़कर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों इस तरीके से हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये होगा। अब इस तरीके से दे दिया जाए, अगर इस तरीके से दिया जाए तो आगे देखा जाए तो जैसे अगर हम बात करें बच्चों यहां पर ध्यान से देखा जाए तो हमने आपसे कहा कि इसको हल करने के 2 तरीके हैं, या तो 1 बाई 1 करके होता है या फिर आमने सामने से होता है।
या तो 1/1 करके होगा या फिर आमने सामने से होता है। तो आइए हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। जैसे अगर हम बात करें यहां पर, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या किया है, तो यहां का अंतर 1, यहां का 1, यहां का 1 हो रहा है, इधर 2 हो रहा है, इधर देख रहे हैं, देखिए 1 1 1, लेकिन यहां पर 0 का अंतर हो रहा है, इधर 2 हो रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है। और जब सीक्वेंस नहीं है तो यानी इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। और कुछ दिमाग लगाइए, अगर देखा जाए तो आमने सामने देख रहे हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 9 है, यानी दुगने में 1 ज्यादा दिख रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 2 इंटू 2 + 1 कर दें, तो आपने देखा कि 2 पंजे 10, 10 में एक जोड़ा, देखिए 2 दूना 4, 4 में एक जोड़ा 5, 3 दूना 6, 6 में एक जोड़ा 7, 4 दूना 8, 8 में एक जोड़ा 9, 5 दूना 10, 10 में एक जोड़ेंगे तो आंसर यहां पर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। हमने सबसे पहले ऐसे चेक किया तो 1 का अंतर 1 का अंतर 1 का, लेकिन 0 हो रहा था, 2 2 हो रहा था, यानी कोई अंतर सेम नहीं आ रहा था। तो हमने इस तरीके से ना करके आमने सामने देखा, तो यहां पर देख रहे हैं कि 2 का दुगना 4, 4 में एक जोड़ा 5, 3 का दुगना 6, 6 में एक जोड़ा 7, 4 दूना 8, 1 9, 5 दूना 10 और 1 11। तो मीन्स जो आंसर होगा वो आंसर हमारा बच्चों क्या होगा, 11 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दे दिया जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दे दिया जाए यहां पर, अगर ये लिखा हो बच्चों, अगर इस तरीके से लिखा हो और आपको ये पूछा जाए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे। हमने बताया कि इसको करने के 2 तरीके, या तो इस तरीके से 1/1 चलता है या फिर आमने सामने से चलते हैं। अगर हम यहां पर अंतर की बात करें दोस्तों, तो आपने देखा कि यानी यहां से देखा जाए तो यहां से यहां तक 2 का अंतर है, यहां भी 2 का, यहां 2, लेकिन आगे नहीं हो पा रहा इधर, यानी ये सीक्वेंस हमारा यहां नहीं काम चलेगा, ये सीक्वेंस हमारा यहां पर काम नहीं करेगा। कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो आपने ये देखा बच्चों, अगर हम बात करें यहां पर, तो सभी लोगों ने देखा कि ये दिया हुआ था यहां पर, तो हमें करना क्या है, हम सामने देखते हैं। अगर हम सामने देखेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कर सकता है भाई, 3 में 3 से गुणा किया, 9 9 1 10, 5 3 15, 15 1 16, 8 3 24 1 25, ऐसे ही 7 3 21 और 1 क्या होगा, 22 होगा। तो यानी जो आंसर निकलेगा वो आंसर क्या होगा बच्चों, 22 हो जाएगा। तो कुछ डायग्राम इस तरीके से बन के आते हैं। और आगे बढ़ते हैं, कुछ डायग्राम इस तरीके से होते हैं बच्चों, कुछ डायग्राम जो होते हैं वो इस तरीके से बन के आते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। आपसे यहां दे देगा 2 3, यहां दे दिया 13 दे दिया, 3 4 25 दे दिया, और आगे 5 6 करके क्वेश्चन मार्क दे दे। एक क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से आता है, इसको हमें करना है। अगर इस तरीके से कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो ऊपर संख्या दिया है उसको किसी भी तरीके से हल करके नीचे की संख्या के बराबर लाना है। ऊपर हम क्या कर दें कि नीचे वाली संख्या हमें मिल जाए, ये स्टेप हमें फॉलो करना है। ऊपर हम क्या कर दें कि हमें नीचे वाली संख्या मिल जाए। तो आइए देखिए हम लोग कर क्या सकते हैं। अगर हम बात करें तो अगर यहां देखा जाए तो यहां ये किया है कि 2 का स्क्वायर, और यहां क्या किया है, 3 का स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ा तो यहां पर क्या आ गया, 13। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 होता है, और 3 का 9 होता है, 9 और 4 देखा जाए तो कितना हो गया, 13 हो गया। ऐसे ही यहां देखते हैं तो यहां पर 3 का स्क्वायर होगा 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। 16 और 9 को जोड़ते हैं बच्चों, क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो यानी आंसर 25 आ गया। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर भी आपने देखा कि 5 का स्क्वायर होता है 25 होगा, और प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 होता है। तो 25 और 36 को हमें क्या करना है, जोड़ देना है।
तो यानी हम क्या करेंगे बच्चों, 25 देख रहे हैं कि 25 होगा 5 का, और यहाँ क्या होगा 36 होगा, जोड़ दें 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, यानी जो हमारा आंसर होना चाहिए वो आंसर क्या होगा 61 हो जाएगा। तो कभी भी अगर इस तरीके के प्रश्न दिए जाते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं कि ऊपर वाले दोनों को हल करके किसी भी तरीके से नीचे वाले के बराबर लाते हैं। तो आपने देखा कि यहां पर वर्ग करके ये लिखा था इस तरीके से, तो आगे भी हमने 5 का वर्ग किया 25, 6 का 36, 25 और 36 को जोड़ दिया तो आंसर हमारा 61 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इस तरीके से है, यहां पर दिया है, यहां है और यहां। अगर देखा जाए तो यहां दे दिया जाए 3, दे दिया जाए 4, दिया जाए 6 है, 2 है, और यहां पर 8 है और यहां पर 5 है। इस तरीके से दे दिया जाए और यहां पर लिख दिया जाए, यहां दे दिया जाए, नीचे क्वेश्चन मार्क बना दिया जाए यहां पर, और यहां पर आपको लिखा हो 70 लिखा हो, 126 लिखा हो, आगे पूछा जाए। अब आपने देखा कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि यहां पर 3 4 था, 3 4 को हल किया 70 आया, और यहां आपने देखा कि 6 2 को हल किया 126 आया, और 8 और 5 को हल करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होना चाहिए। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमें दिमाग लगाना किस तरीके से इन दोनों को हल करें कि हमें नीचे वाली वैल्यू मिले। अब ये सोचना है, कोई नियम नहीं है, गुणा भी कर सकता है, जोड़ भी कर सकता है, जोड़ भी सकता है, गुणा भाग कुछ भी कर सकता है, बस आपको इन दोनों को कई भी तरीके से हल करके हमें नीचे की वैल्यू के बराबर लाना है। तो अगर हम देखें तो यहां पर ये सिस्टम लग गया है, जैसे हम दुगना करके और 2 जोड़ दें। भाई देखा जाए तो 34 का दुगना अगर करते हैं तो 68 होता है, और 68 में 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है 70 हो जाता है। ऐसे ही देख रहे हैं ना, आपने क्या किया कि इसको 34 मान लिया, दोनों को एक संख्या माना 34, 34 में हमने 2 से गुणा किया तो 68 और 2 जोड़ दिया तो 70 हो गया। ऐसे यहां पर 6 और 2 यानी 62 लेंगे, और फिर हम यहां 2 से गुणा करेंगे तो आपने देखा कि 62 दूना 124 होता है, और 2 जोड़ते हैं तो यहां पर 126 हो गया। अब हमें इन दोनों को 85 मान लेना है, और हमें 2 से गुणा करके 2 जोड़ लेना है। तो आपने देखा कि यहां पर 85 का हम दुगना कर देते हैं तो वो 170 में 2 जोड़ना है, तो आंसर जो होगा वो 172। भाई 5 दूना 10, 10 दो 12, 8 दूना 16 और 1 17, तो यानी आंसर आपने देखा कि 172 हो जाएगा। तो हमें किसी भी तरीके से करना था, तो आपने देखा कि हमने इसको 3 4 नहीं माना, हमने दोनों संख्या को मिलाकर इसको हमने 34 बना दिया। अब 34 में हमने 2 से गुणा करके 2 जोड़ा तो 70 हो गया। ऐसे ही 62 में हमने 2 से गुणा करके 2 जोड़ा तो 126 हुआ, और हमने 85 में 2 से गुणा करके अगर 2 जोड़ दिया तो 172 हो गया। हमारा जो आंसर होगा 172 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से होगा। अगला जो प्रश्न यहां दिया होगा वो आपको इस तरीके से बना होता है। जो क्वेश्चन होगा बच्चों यहां पर ऐसे दे देगा
चलिए, आप सभी लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन के आता है। आपने देखा कि जो हमारा प्रश्न है कुछ इस तरीके से बन के आता है बच्चों, और यहाँ पर इस तरीके से बना रहेगा जो भी क्वेश्चंस होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करना है। अब आपने देखा कि डायग्राम चूंकि इस तरीके से बना होता है और हमें निकालना होगा कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, मोस्टली या तो इन दोनों को जोड़कर घटाकर ये लिखा होता है या फिर इन दोनों को हल करके ये लिखा जाता है। इसका यही दो उपाय है, या तो इन दोनों को हल करके ये लिखा जाता है किसी भी तरीके से, या फिर इन दोनों को हल करके बीच वाली संख्या लिखा जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर यही लिखा है कि इन दोनों के बीच का अंतर लिख दिया। जैसे इसको 526 माना गया और अगर यहां देखा जाए तो 313 है। अगर हम 526 में 313 को घटाते हैं तो आपने देखा कि जो आंसर होगा बच्चों 213 आ जाएगा, जो कि यहां लिखा है। 5 में से 3 गया 2 होगा, 2 में से 1 गया 1 होगा, 6 में से 3 गया 3 होगा। ऐसे ही आपने देखा कि इसको हम 845 लेंगे और 845 में अगर हम 533 घटा देते हैं तो 845 में अगर 533 घटाते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो 312 हो जाएगा। भैया आपने देखा कि 8 में से 5 गया 3 हो गया, 4 में से 3 गया 1 होगा, 5 में से 3 गया 2 होगा। और आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा कि यहाँ 973 दिया है और 973 में हम 510 को घटा देते हैं। तो आपने देखा कि 973 में 510 को घटा दीजिए, 3 में से 0 गया 3 होगा, 7 में से 1 गया 6 होगा, 9 में से 5 गया 4 होगा। तो जो आंसर होगा वो आंसर 463 होना चाहिए। तो आपने देखा कि जो आंसर होगा बच्चों 463 होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 463 यहाँ सही आंसर होगा। तो जब भी कभी भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा बिल्कुल आपको यही रखना है कि हमें किसी भी तरीके से हल करके ये बीच वाली संख्या लाना होता है। और आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों, यहां पर इस तरीके से बना देता है कि एक आपको क्वेश्चन बना देगा। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आपने देखा कि एक क्वेश्चन हम आपके सामने यहां बना दिए। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन यहां पर बना हुआ है और आपको देखा जाए कि दो जगह प्रश्नवाचक चिन्ह था। एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर आपको मिल रहा है और एक जगह देखा जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर मिल रहा है। और आपको ये बताना है कि इन दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, ये निकालना है। इन दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए ये आपको बताया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, यहां समझते हैं चीजों को क्या हो सकता है। तो अगर हम यहां पर बात करें बच्चों की, हमें किसी भी तरीके से करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए यहां और यहां आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको बताना है कि इन दोनों प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पे कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो यहां और यहां दो प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पे आपको निकालना है और आइए देख सकते हैं क्या होगा। जैसे अगर हम बात करें बच्चों तो आपने देखा कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं?
जैसे यहां देखा जाए तो यहां दोनों को जोड़ा है भाई, देखा जाए तो 3 और 2 क्या होते हैं 5, 4 और 3 कितना होते हैं 7, ऐसे ही 5 और 1 कितने होंगे बच्चों 6 होंगे, और 8 और 2 कितने होंगे 10 होंगे। तो इधर आपने जोड़ दिया, इधर वाले में आपने क्या किया जोड़ दिया, 3 2 5 हो गया, 4 3 7 हो गया, 5 1 6 होगा, और 8 2 कितना हो गया 10 हो गया। और इधर वाले में देखा जाए तो आपने गुणा कर दिया भाई, इधर वाले में देखा जाए बच्चों आपने क्या कर दिया गुणा कर दिया, 3 दूना कितना होता है 6 होगा, 4 तिहाई कितना होता है 12 होगा, 5 एकन्नम कितना होता है 5 होगा, और 8 दूना की बात किया जाए तो 8 दूना कितना होता है 16। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि बिल्कुल इसी तरीके से सारे जो भी हैं आपको वो आपको इस तरीके से सारे के सारे मिलते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी भी आप देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप पाते हैं। फाइंडिंग मिसिंग टर्म्स यानी लुप्त पदों की संख्या, लुप्त पदों की संख्या जो भी टॉपिक है उस टॉपिक में बच्चों आप देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपने देखा कि उधर क्या किया है दोनों को जोड़ दिया है भाई, 3 2 5 हो गया, 4 3 7 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 8 2 10 हो गया, उधर जोड़ दिया है, और इधर वाले में देखा जाए तो सबका गुणा कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। एक आंसर आपने देखा कि कितना हो गया 6, और दूसरा आंसर देखा जाए तो आपने देखा कितना हो गया 16। तो 1 6 और 1 क्या होगा 16 होगा। तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो जो फाइंडिंग मिसिंग टर्म्स हैं लुप्त पदों की संख्या है, जितना भी एग्जाम्पल कराते जाइए ऐसे ही एग्जाम्पल बनते जाएंगे। मेन डायग्राम को हमें पहचानना है कि किस तरीके के डायग्राम्स हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, कुछ भी तरीके से करके हमें क्वेश्चंस को निकालना है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक प्रैक्टिस बेस्ड है, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही सारी चीज़ें हैं, आप जो भी PDF दिया गया उसको आप करिएगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।